नरेंद्र मोदी ऐप। इस ऐप को हम ऐप स्टोर, प्ले स्टोर या फिर 1800-209-0920 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर आए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नया भारत बनाने का सपना लेकर के चलना। मुझे विश्वास है अगर 125 करोड़ देशवासी एक कदम देश के लिए आगे चल पड़ेंगे तो देश 125 करोड़ कदम आगे निकल जाएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सबका आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आपने वर्चुअल मीट शुरू होने से पहले हमने एक बैनर लगाया था, उसमें आपने देखा होगा 150 प्लस एपिसोड, मतलब 150 से अधिक एपिसोड्स हम कर चुके हैं, या ये कहें कि 150वां एपिसोड ही है ये। और ये हमने सोचा कि 150वां एपिसोड है तो एक विशेष है, तो क्यों ना कृषि और किसानी के ऊपर बात की जाए, क्योंकि आजकल हर तरफ समाचारों में भी सुनने को मिल रहा है कि फार्म बिल आए, उसके ये फायदे हैं, ये नुकसान है, कुछ भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं, कुछ गलतफहमियां भी हैं। तो चारों तरफ की समाचार सुनने से और बाकी सारी चीजों से अच्छा है कि हमने कोशिश करी, हमारे नमो ऐप के जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने भी एक कोशिश करी कि जो कृषि और किसानी के क्षेत्र में है, उससे जुड़े हुए हैं, क्यों ना उनसे हम सीधी बात करें, सीधी वार्ता करें और जो चीजें हैं उसके ऊपर जान पाए, चाहे फिर वो एमएसपी रिलेटेड हो, कृषि से होने वाले क्या फायदे हैं, या कोई और बात जो कि सीधे किसानों से जुड़ी हुई है। तो मैं अभी देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर डॉक्टर आरपीएस यादव जी दिख रहे हैं, मुझे गया मिश्रा जी दिख रहे हैं, नागेश कुमार मिश्रा जी, मनीष बाफना जी, हरिद्वार पांडे जी और हरिराम शाह जी। तो मैं अनुरोध करूंगा एक एक करके आप सभी अपना परिचय दें, और मैं सबसे पहले अनुरोध करना चाहूंगा डॉक्टर आरपीएस यादव जी, आप कृपया अपना माइक अनम्यूट करें और अपना परिचय दें, और उसके बाद फिर हम परिचर्चा को आगे की तरफ ले चलेंगे। नमस्कार सबके लिए, पैनलिस्ट के लिए। एक तो नमो ऐप के इस प्रोग्राम के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने बुलाया वार्ता करने के लिए। और बेसिकली हम लोग एफपीओ प्रमोशन का पिछले 7-8 साल से काम कर रहे हैं। और पहले जब ये धारणा शुरू हुई थी कि छोटे-छोटे किसानों को, जिनको कि अपनी उत्पाद का पैसा नहीं मिल पाता है, उनको संगठित करके मार्केट कैसे प्रोवाइड किया जाए, इसमें हमने एसएफएससी के साथ सबसे पहले काम किया था। और मुझे लगता है कि हमारे इसमें काफ़ी सफल परीक्षण रहा है। हालाँकि कुछ चीज़ें हम पीछे भी रहे, लेकिन ज़्यादातर अगर कहा जाए तो हमें काफ़ी सफलता मिली है। और विशेष तौर से जो छोटे किसान हैं, जिनकी जो ज़रूरत छोटी है, उनका बहुत अच्छा इस कार्यक्रम से फ़ायदा हुआ है। तो मैं इंट्रोडक्टरी तौर पे इतना ही कहूँगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं अनुरोध करूंगा गया मिश्रा जी से, कृपया आप भी अपना परिचय दें। गया मिश्रा जी। शायद आपका माइक म्यूट है, मैं अनुरोध करूंगा टेक्निकल टीम से अगर वो गया मिश्रा जी का माइक अनम्यूट कर दें कृपया। मैं गया प्रसाद मिश्रा संत रविदास नगर भदोही से बोल रहा हूँ। मैं एक कृषक किसान हूँ। धन्यवाद गया मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं अनुरोध करूंगा नागेश कुमार मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, आप भी कृपया अपना माइक अनम्यूट करें और अपना परिचय दें। नागेश जी। नमस्कार, आवाज आ रही है? जी नागेश जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ नमस्कार, मैं नागेश कुमार मिश्रा सोनभद्र से। आवाज आ रही है? जी नागेश जी धन्यवाद। जैसा हमने सुन लिया आप सोनभद्र से जुड़े हुए हैं, तो जी सर आप क्या करते हैं, अपने बारे में अगर आप थोड़ा सा परिचय दे दे तो। जी, मैं जो है खेती का ही कार्य करता हूँ और मैं कृषि से स्नातक भी हूँ। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ नागेश मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि खेती का कार्य भी करते हैं और कृषि क्षेत्र में स्नातक भी किया इन्होंने। अब मनीष बाफना जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं अनुरोध करूंगा मनीष बाफना जी, आप कृपया माइक अनम्यूट करके और अपना परिचय दें। मनीष जी। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। जी जी मनीष जी बोलें। हाँ, मैं मनीष बापना हूँ।
इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ और कृषि क्षेत्र में किसानी भी करते हैं हम, और इसके साथ साथ कृषि स्नातक भी, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी हूँ, और समाचार पत्र का संपादक भी हूँ, और 18 साल से मैं कृषि समाचार पत्र का भी संपादन भी कर रहा हूँ, खेती भी कर रहा हूँ। तो हमेशा जो हर समय पे जो कृषि संबंधी विचार आते हैं तो उसमें भी अपना मत देता हूँ और उसके बारे में लिखता भी हूँ और खेती भी करता हूँ। तो ये मेरा परिचय है, और जैसा डिस्कशन में आगे होगा चर्चा करेंगे आपसे। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। धन्यवाद मनीष जी। तो अभी हम उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक चले गए थे और मनीष जी मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं और आपने कृषि में स्नातक भी किया हुआ। साथ ही साथ एक और अच्छी बात आपने बताई कि आप कृषि के ऊपर लिखते भी हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, तो ये भी एक जरिया है सकारात्मकता और सही समाचार पहुंचाने का काफी लोगों तक। अब हमारे साथ हरिद्वार पांडे जी जुड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा हरिद्वार पांडे जी से कि आप कृपया अपना माइक अनम्यूट करें और अपना परिचय दें। मैं हरिद्वार पांडे भराड़ी कला, बिहार के रहने वाले हैं, कैमूर जिला। धन्यवाद हरिद्वार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नमो ऐप वर्चुअल मीट पर। और हमारे अगले मेहमान है हरिराम शाह जी। मैं अनुरोध करूंगा हरिराम शाह जी से कि आप भी अनम्यूट करें और अपना परिचय दें कृपया। जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं हरिराम शाह मध्य प्रदेश रतलाम डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और जैसा कि यादव जी ने बताया, मुझे आज ये जानकर खुशी हुई कि एफपीओ से एक और व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हैं। पिछले 5 वर्षों से मैं भी एक मालवा फ्रेश एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से जो छोटे और मझले किसान हैं उनको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, और मैं बेसिकली हमारी 3-4 पीढ़ी से खेती का ही काम है, कृषि से जुड़ा हुआ हूँ। और कृषि में हम नई नई तकनीकी अपनाते रहते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ रतलाम जिला जो है हॉर्टिकल्चर का हब है, तो हमारे यहाँ वीएनआर जामफल की खेती होती है, स्ट्रॉबेरी की खेती होती है, और गार्लिक का जो बहुत बड़ा हब है हमारे यहाँ पे, गार्लिक और ओनियन का। तो गार्लिक को भी हम एक नई पद्धति से लगाने का काम करते हैं, मल्चिंग पद्धति से। ड्रिप इरिगेशन का काम बहुत बड़े विस्तार पर हमारे यहाँ होता है, तो ये सब हम लोग करते हैं। यही मेरा परिचय है। धन्यवाद। धन्यवाद हरिराम जी। और जैसा कि हमने देखा कि हमारे साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से लोग जुड़े हुए हैं, कृषि स्नातक लोग भी जुड़े हुए हैं, समाचार पत्र में लिखने वाले भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सारे किसानी में भी हैं, कृषि क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और कृषि के ऊपर अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं। और हर बार तो मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ नमो ऐप वर्चुअल मीट, बट आज मैं कोशिश करूंगा कम से कम बोलूं, क्योंकि हमारे साथ जो इतने अनुभवी लोग हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग ही अपने विचार साझा करें, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, कृषि के उत्पाद कैसे बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, एमएसपी रिलेटेड हो, कृषि विधेयक हो, या जो भी चीजें आसान भाषा में हम समझ सकें और हमारे दर्शक भी जान सकें, जिनको कुछ ना कुछ गलतफहमियां या भ्रांतियों के माध्यम से शायद उतनी अच्छी और सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो या तो मैं अनुरोध करता हूं कि आप में से कोई एक बोलना शुरू करे, या फिर अगर आप में से कोई स्वयं से बोलना शुरू कर सकता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। जी डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप कृपया इसको आगे की तरफ ले चलें और हम सुनना चाहेंगे आपको। नहीं, मुझे सभी पैनलिस्ट से का परिचय से मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, और बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश, मेरा कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश भी रहा है और वहां भी हमने एफएओ को लेके काम किया है। पुनीत जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्पादन बढ़ाने के बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, और उसमें बहुत सारी, चाहे केमिकल फर्टिलाइजर हो या नई प्रजातियां हो या नए नए तरीके हों, वो सब कुछ हो पा रहा है। लेकिन किसान को हमने ये देखा कि उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन वो उत्पादन से वो अपनी आमदनी नहीं बढ़ा पा रहा, उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसी का सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि मैं अपनी लागत भी ज्यादा लगा रहा हूँ, और जब मैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जाता हूँ तो मैं दर दर भटकता हूँ, या अपना जो ट्रेडिशनल माध्यम है वहीं मैं बेच देता हूँ। तो कभी-कभी मैं सोचता हूँ किसान कि अरे, मैंने तो जो अपना उत्पादन बढ़ा के अपनी परेशानी मोल ले ली। तो टमाटर जैसे शाह साहब कह रहे हैं कि रतलाम में टमाटर की बहुत बड़ी खेती होती है, और हर बार खबरों में देखने आता है कि किसान टमाटर सड़क पे फेंक देते हैं और ये सब बर्बाद हो जाता है। तो उत्पादन बढ़ाना एक पहलू है, लेकिन उत्पादन के साथ-साथ अगर हम सही तरीके से व्यापार दे पाएँगे या मार्केट दे पाएँगे, तब हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कह पाएँगे। तो मुझे लगता है कि हमें उत्पादन के साथ-साथ हमें मार्केट लिंक करना भी बहुत ज़रूरी होगा, और उसकी कड़ी में मार्केट मिले। विशेष तौर से मैं छोटे किसानों के बारे में कहूँगा कि जिनका कि मार्केट एक्सेस नहीं है, उनके पास इतना सरप्लस नहीं आता
कि वो अपनी एक ट्रॉली भर के मंडी को ले जाएं। उनके पास तो इतना ही सरप्लस आता है कि भाई मुझे 5 कुंटल, 10 कुंटल, ज्यादा से ज्यादा 8 कुंटल, इतनी क्वांटिटी का वो सोचता है कि मैं यहीं बेच दूं, कहाँ मंडी लेके जाऊंगा। तो उन सबको विपणन की व्यवस्था करने के लिए हमने पिछले सालों में देखा कि जो एफएओ का जो कार्यक्रम हमने चलाया, उसमें छोटे जो तबके के किसान थे, काफी फायदा हुआ। और मैं उसमें ये और जरूर कहूंगा कि हमने जो प्रोडक्शन, चूंकि मैं इफ्को फर्टिलाइजर से जुड़ा हूँ, इफ्को किसानों की सहकारी संस्था है जो कि किसानों के लिए हमेशा नए नए प्रोडक्ट लेके काम करने आती है। तो हमारा जो एक तरीका है कि खेती की लागत कम हो, दो तरीके से हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। एक तो लागत में कैसे कमी आए और दूसरा उसका विपणन कैसे हो। तो लागत में कमी करने के लिए हमने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, किसानों को मोटिवेट किया है कि अब आप ये देखते होंगे कि किसान भाई हमारा जो यूरिया है, यूरिया को ऐसे ही छिड़कते हैं और उस यूरिया के छिड़कने से मैं सभी पैनलिस्ट को थोड़ा सा जानकारी में लाना चाहूंगा कि जो हम फर्टिलाइजर्स देते हैं, जो हमारे किसान फर्टिलाइजर देते हैं, उसका 25 से 30% ही उपयोग होता है, अन्यथा वो सब बेकार हो जाता है। तो हम किसानों से ये लेकर के आए नए उत्पाद को, उसको पानी में घोल करके जल विलेय उर्वरकों का अगर आप छिड़काव करेंगे तो उसकी जो उपयोगिता है वो 80 से 90% तक हो जाती है। तो इस तरह के प्रयास करने पड़ेंगे जिससे कि लागत में कमी आ जाए। और इसी तरह से मैं आपको एक बीकानेर के एफएओ का अनुभव साझा करना चाहूंगा। तो वहां हमने 2013 में एक पल्स बेस्ड एफएओ बनाया था। उनके साथ क्या हुआ कि हमारे करीब 1100 फार्मर थे उसमें, और उनकी जो चना की खेती उन्होंने की और उनका कोई खरीदार नहीं था। उस दौरान एसएफएसी को एमएसपी पे खरीदने का एक मौका मिला और एसएफएसी ने हमारे इन एफपीओ को एज ए प्रोक्यूरमेंट एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ एसएफएसी बनाया और उन्होंने 10 करोड़ का चना खरीदा। और उस 10 करोड़ के चने खरीदने से जो हमारा एफपीओ था उसको तो फायदा हुआ ही हुआ, लेकिन जो छोटे किसान थे उनको अपना बेहतर प्राइस मिला। ये मेरा एक अनुभव साझा करना आपके साथ था। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। अब इससे पहले कि हम अगले गेस्ट की तरफ बढ़े, हमारे साथ गया मिश्रा जी और हरिद्वार पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा गया मिश्रा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर वो अपना माइक अनम्यूट करें और वो कृषि किसानी संबंधित या कृषि विधेयक जो बिल आया है उससे संबंधित या बाकी कोई अनुभव साझा करना चाहें या कोई प्रश्न भी है, तो हमारे साथ और भी लोग अनुभवी लोग जुड़े हैं, अगर कोई प्रश्न हो तो शायद वो भी उत्तर दे पाएंगे। गया मिश्रा जी, आप कृपया अपनी बात रखें। मैं गया पद मिश्रा, जो कि धान की खेती करता हूं, और आज के पहले जो मैं खेती करता था उसका मुझे सही मूल्य नहीं मिलता था, सही खाद नहीं मिलती थी, सोसाइटियों पर लाइन लगाना पड़ता था। आज मुझे सही खाद सोसाइटियों पर जाने पर तुरंत खाद मिल जा रहा है, और क्रय केंद्र पर जाने पर मेरा धान जो है वो सही उचित मूल्य पर लिया जा रहा है, जिससे मुझे अच्छी फायदा हो रही है। उससे मेरे परिवार का गुजर बसर बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे इस समय चल रहा है वैसे ही आगे भी चलता रहे, जिससे किसान खुशहाल रहे। पहले की सरकारें थी जो कि उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, दर दर भटकना पड़ रहा था, सोसाइटियों पर लाइन लगाना पड़ रहा था, खाद मिल नहीं रहा था, बीज नहीं मिल रहा था। आज की सरकार है जो कि टाइम से बीज मिल रहा है, टाइम से खाद मिल रही है, और टाइम से मेरा जो है वो धान लिया जा रहा है। तो मैं तो सरकार को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं, और इसी से हमारे पूरे परिवार का गुजर बसर हो रहा है। मेरा मुख्य खेती ही कार्य है। मैं खेती से ही अपने पूरे परिवार का कार्य करता हूं, इसी से विवाह शादी। और आज का जो दौर है और पहले के दौर में यही फर्क है कि आज मुझे उचित मूल्य मिल रहा है, पहले मुझे उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, जो कि दर दर भटक रहे थे। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गया मिश्रा जी। और जिस प्रकार से आपने बताया कि पहले खाद नहीं मिलती थी या लाइन लगानी पड़ती, अब वो इजीली मिल जाती है, और आपने उचित मूल्य की बात की। तो अब मैं मनीष बाफना जी से अनुरोध करूंगा
कि जो आजकल हम सुनते हैं समाचार में, जब किसानों की बात होती है तो एमएसपी की बात भी अवश्य होती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सारी दौड़, सारी चिंता सिर्फ मिनिमम के लिए है, यानी कम से कम के लिए? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम की क्या बात बहुत कम या नहीं के बराबर नहीं होती? साथ ही साथ जो खाद का जो बता रहे हैं गया जी, उस पे अभी आपसे मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी बात रखेंगे, पहले के तुलना में अब कितना फर्क आया है, मनीष जी? हेलो। जी आवाज आ रही है, कृपया अपनी बात रखें। जी 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 जी। मैंने पहले उन सभी को जो यादव जी थे उनको भी सुना, और हमारे अभी जो वर्तमान में अभी किसान बंधु बोल रहे थे उनको भी सुना गया जी इसको। अभी जो वर्तमान में पूरे भारत में और पूरे इस देश में, और जो ज्यादातर पे अभी जो प्रमुखता से बात की जा रही है, उठाई जा रही है, वो सबसे ज्यादा हो रही है ये बिल के ऊपर बात कर रहे हैं। जो 3 जो कृषि कानून आए हैं, उस कृषि कानून से किसान में के जीवन में, खेती में और देश में क्या परिवर्तन आएगा, इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन निश्चित रूप से जो भी किसान आंदोलन होता है उसमें किसान की भलाई होती है, वो उसी तरह एक आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के आने से या किसान आंदोलन होने से किसानों के प्रति लोगों की एक सोच बन रही है। उनके एक मतलब हम भी देख रहे हैं कि भैया समाचार पर चल रहा है, अभी न्यूज मीडिया चल रही है, किसानों की बात की जा रही है। तो किसानों की बात का आज हम भी बैठे हैं तो उसी को नजर में रखते हुए उस आंदोलन को देखते हुए देख रहे हैं कि भाई ये हमारे 3 अध्यादेश आए, 3 कृषि कानून आए, वो किस प्रकार से किसानों को ज्यादा लाभान्वित करेंगे, खेती को कैसा लाभान्वित करेंगे, और क्या भारत में ये किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे, इसी पे चर्चा हो रही है। तो इसी में मैं आपके एमएसपी वाला से आने के पहले जो ज्यादातर विचार, ये जो 3 अध्यादेश है जो हमने अब तक समझा है, पढ़ा है और कहीं उसे संग्रहित किया गया है, तो वो मैं उस पर आना चाह रहा हूँ पहले कि ये जो 3 अध्यादेश है, सबसे बड़ी बात है ये 3 अध्यादेश जो है ये एक्चुअली में किसानों के लिए तो है, ये कृषि से जुड़ा हुआ है, मगर ये इसका नाम बहुत बड़ा है। ये आम किसान को कहते हैं ना, बहुत सरलता से समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा इससे, क्या भाग्य इसमें, किसानों में क्या परिवर्तन आएगा, इनके खेती में क्या नया नवाचार होगा, या क्या कौन सी किस्मत खुली। तो ये 3 अध्यादेश ये कानून बने हैं, कृषि कानून, तो इसके एक तो ये बहुत बड़े बड़े, इनके नाम भी बहुत बड़े हैं। तो जैसे कि आता है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण, एक बड़ा नाम है ये भी। तो इसको एक आम भाषा में समझाना पड़ता है किसानों को। अपन जब बैठे हैं, किसानों को क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्यों नहीं, पहले तो सब तो ये इसका नाम ही बहुत बड़ा है, मगर काम तो जो इसका हो रहा है वो बहुत जब हम देखते हैं, मन से टिकैत को सुनते थे, टिकैत साहब को सुनते थे, उस समय यूपी के बहुत बड़े किसान नेता थे, तो वो भी ये कहते थे कि भैया किसानों को वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए, वो अपना माल कहीं भी बेच सके, वो बंधुताओं से बाहर निकले, उनकी बेड़ियां टूट जाए, किसान अपना माल कहीं बेचे और अपना माल की कीमत खुद तय करे। तो ये बातें बहुत पहले होती थी, 1987 में हम सुनते थे, टिकैत साहब से सुनते थे, और बहुत बड़े बड़े ज्यादातर तो किसानी नेता यूपी क्षेत्र से निकले, बिहार से निकले, तो वहां से हम सुनते थे, पंजाब हरियाणा से भी सुनते थे। तो अब ये बात उस समय निकली थी, और इतने समय से किसी ने इसके सुधार की तरफ ध्यान दिया नहीं है, दिया भी होगा मगर वो कुछ करने की स्थिति में नहीं आए होंगे, क्या कारण रहा वो नहीं मालूम। मगर एक चीज आई है ये कि भाई एक व्यवस्था आई है जो विकल्प देता है किसानों को कि अपनी उपज को आपके जहां मन में आ रहा है वहां बेचो, चाहे आपको लगता है व्यापारी बेचो या चाहे मंडी में जाए। अब यहाँ पे इस कानून से पहले कोई किसान अपना जो भी अनाज होगा वो कहीं जाके किसी भी व्यापारी को या कहीं मंडी में जाके अपना बेच सकता है। अब ये था कि पहले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, तो जैसे हम भी एक किसान रहे, हमारे भी और भी मित्र किसान रहे, वो क्या करते थे कि भैया थोड़ी बहुत उनकी निकलती थी, उपज निकलती थी, तो वो अब उनको बेचने के लिए मंडी में जाना पड़ता था, या कहीं अपने मंडी में जाना उनके लिए भी मुश्किल रहता था, तो वो कुछ भी जो जैसा भी होता वहां बेच देता था। मगर अब भी आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ इसमें हमारी,
कि अभी क्या हुआ है, जब ये अपना ये कोविड चल रहा था तो बहुत बड़ी चैलेंजिंग था। यहाँ की एक सरकार, भाजपा की सरकार है यहाँ पे, शिवराज जी किसानों के बारे में सोचते उनके और सबके साथ चैलेंजिंग था कि लॉकडाउन में इतना माल कैसे खरीदेंगे, समर्थन मूल्य पे गेहूं कैसे खरीदेंगे। हम भी समाचार पत्र में थे, हमने भी अपनी राय दी कि भैया बहुत मुश्किल है, मगर उन्होंने एक नया सिस्टम क्रिएट करा। उन्होंने व्यापारियों को कहा कि भैया आप लोग किसानों के पास जाओ और माल खरीदो और समर्थन मूल्य से कम मत खरीदना। उनको एक व्यवस्था दी, एक सरलीकरण करा। आप ये जानते हैं, आपने देखा भी सुना भी होगा कि मध्य प्रदेश में गेहूं का समर्थन मूल्य पे अच्छी खासी खरीदी हुई, 1 करोड़ टन के ऊपर खरीदी हुई। अब ये देखते हुए देख रहे हैं क्या इससे किसानों को एक व्यापार के अधिकतर व्यापारी जब आएंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से उसका दाम जो रहेगा, किसानों को जो दाम जो मिलना चाहिए, तो किसानों को दाम ज्यादा होगा। और कई जगह ऐसी बातें भी आएगी, कई ऐसी फसलों में ऐसी बातें भी आएगी कि किसान स्वयं उसका मूल्य तय कर पाएगा। तो जो पहला ये जो कानून आया, जो बताया जा रहा है, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण, ये इसमें ये बहुत अच्छी छूट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है। क्योंकि आप जब प्रतियोगिता बढ़ाओगे, प्रतियोगिता जब बढ़ेगी तो प्रतियोगिता बढ़ेगी तो दाम भी बढ़ेंगे, मिलेगा। यदि मेरे पास एक गाड़ी है और लेने वाले 50 होंगे तो भाव तो ज्यादा ही मिलना है। यदि एक ही रहेगा तो कहां से मिलेगा। तो एक चीज का मैं इस पहला कृषक कानून को ऐसी बात इस प्रकार से समझता हूं, और मैं प्रयास करता हूं कि इस भाषा में अब किसानों को समझाया जा रहा है और जाना भी चाहिए। तो दूसरा जो वाला कानून बना है, दूसरा कानून बड़ा जबरदस्त का कानून है, जो मैंने आज सुबह टेस्टिंग के समय भी बातचीत में मैंने बताया था, और मैं समाचार माध्यम से मैगजीन बताता हूँ। वो सोचो बड़ा, हमारे जितने भी किसान नेता है, चाहे वो कौन सी भी पार्टी के हो, कोई भी हो, उनको मैं इस दूसरा जो आता है एक कृषक जो ये कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक जो है, सशक्ति और संरक्षण जो कहते हैं, याला नाम बहुत बड़े बड़े रखे हैं इन लोगों ने, मगर पर इसका बड़ा अच्छा सा है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट देता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी देता है आपका। और बहुत जगह जिस प्रकार का हम देखा था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो तो जाती है, मगर किसानों और कंपनियों में विवाद होता है। जैसे हम चिप्सोना में बहुत सुनने में आया है, कई जगह जब साउथ में, तमिलनाडु में भी बहुत होता है, वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। और हमारे मध्य प्रदेश में भी बढ़ना शुरू हो गया। जैसे रतलाम के हमारे मित्र, हमारे कृषक भाई जाते हैं, हरिराम शाह जी हैं वहाँ पे, तो वो भी इस बात को समझते हैं कि भाई रतलाम तो बहुत बड़ा, मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, हरिराम शाह जी आपके तितली सेक्टर में, टमाटरों में, कई भी बातों में आया हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहाँ पे भी किसानों लोगों में कुछ रुझान सा है वहाँ पे भी। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो विवाद बहुत होते हैं। अब विवाद जहाँ ज्यादा होते हैं, विवाद होते हैं, तो वो जाए कहाँ, वो अपनी बात कहाँ कह रहे। हमारे यहाँ जैसे हरिराम शाह जी से मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल बहुत होती है। सोयाबीन, वहां का बीज उत्पादन बहुत होता है, गेहूं में भी बहुत बीज उत्पादन होता है। अब क्या कंपनियों और किसानों के बीच में विवाद की स्थिति आ सकती है? कोई कहेगा, कंपनी वाला कहेगा मैं नहीं लूंगा माल, किसान कहेगा क्या भैया आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो उस बात को लेके जाएंगे कहाँ? फोरम ही नहीं था ना। अब ये कुछ लोग फोरम ऐसा था, कुछ जगह बहुत विवाद हुए तो कुछ लोगों ने बोला उपभोक्ता फॉर्म में चल जाओ। उपभोक्ता फॉर्म में गए तो वहां से भेज दिया, उपभोक्ता फॉर्म का मामला ही नहीं है, उपभोक्ता हो ही नहीं रहा है इसमें, कहा यहाँ तो जाओगे, सिविल कोर्ट में जाओ। और सिविल में गए तो पता ही नहीं चला सिविल कोर्ट में क्या करें भाई। सिविल वाला क्या भैया ये तो मामला ही नहीं, सिविल क्या हो रहा है यहाँ, ये तो आपको वहां जाना पड़ा, क्रिमिनल बन रहा है, क्रिमिनल। और क्रिमिनल में जाते हैं तो बोले 420 कहाँ हुई। तो हमने जब सुना तो किसी को माला नहीं पड़ रहा, जाए कहाँ भैया यार, हमारा विवाद हो गया, कोई पैसा हमसे, कोई व्यापारी हमारा पैसा ले लिया, तो कुछ दूसरी बातें होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं। ये हमारे यहाँ बीज उत्पादन में तो बहुत होते ही होते हैं, जहाँ कंपनी और किसान मिलकर काम करते हैं वहां। तो फिर ये बात जाए कहाँ, तो याली बात अब बहुत समय चल रही थी। तो ये जो आपका जो है ये कीमत आश्वासन कृषि सेवा करार, ये एग्रीकल्चर एग्रीमेंट इस बात की उन लोगों को अधिकार देता है, किसानों को, कि आपकी सुनवाई इस फोरम में होगी। ये बोर्ड में आइए, आप एसडीएम के माध्यम बोर्ड बना हुआ है, और बोर्ड में आपकी सुनवाई करेंगे। यदि आपके साथ अन्याय होता है आपको न्याय दिलाएंगे। तो एक छोटी सी बात है, इसको बेहतरीन तरीके से समझाया जा सकता था, समझाना भी चाहिए किसानों के लिए कि कैसा हित करे। क्योंकि अब जैसा मध्य प्रदेश में हमारे, अब मध्य प्रदेश में ना ज्यादा बात मध्य प्रदेश की कर पाऊंगा, हरिराम शाह जी हमारे साथ मित्र बैठे हैं, वो भी बहुत अच्छे जागरूक, बहुत जबरदस्त जागरूक है। तो आप देख ही रहे हैं कि शाह साहब अभी जैसा कि हमने अभी सुना कि बालाघाट और
होशंगाबाद में और ग्वालियर में अभी कुछ 4-5 दिन में कुछ ऐसे विवाद हुए थे कंपनी और किसानों के बीच में, तो उनका निराकरण तुरंत एसडीएम ने, कलेक्टर ने वहां पे कर दिया। वो वहां के किसानों इस बात को खुश भी हुए और उसके यहाँ के मुख्यमंत्री जी इस बात को काफी चर्चाओं में ला भी रहे हैं और कई देश में भी इस प्रकार का मैसेज जा रहा है कि भैया अब किसानों का पैसा कोई व्यापारी ऐसा लेके चल नहीं जा सकता, क्योंकि अब ये इस प्रकार कानून उनका सहयोग करेगा। तो ये बहुत बड़ी अच्छी कानून है, मगर उसको बेहतरीन तरीके से समझने की और समझाने की आवश्यकता है। और मेरे ख्याल से राजनीति से उठ के बात की जाए तो अच्छे पहलू है, उसको तो किसान हित में होना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक इतने साल से, आजादी के बाद से कभी ऐसा सुधार देखा नहीं है कृषियों में, और ये हो रहा है, मतलब बहुत अच्छी किसानों से सीधे जुड़ता है। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब जो हमारे आरपीएस यादव साहब बैठे हैं, वो एफपीओ चलाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त काम है। जो छोटे किसानों की तरक्की कैसे होगी, ये भारत में इसके सिवा हो ही नहीं सकती, मेरा जो मानना है। यादव जी आप बेटे हैं, मैं बताऊं कि मैं काफी चिंतित रहा हूं बहुत पहले भी। हमने बहुत बड़ा मसूदा एक पहले मंत्रालय पे भेजा था, कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाए, कोऑपरेटिव फार्मिंग करके छोटे छोटे किसानों का एक कोऑपरेटिव बनाया जाए, उनमें खेती की जाए और उनको लाभ दिलाया जाए। पर वो सिद्धांत और प्रैक्टिकली वो इतना अवेलेबल नहीं है, कितना हो पाएगा कि वो कोऑपरेटिव फार्मिंग में लाना, गवर्नमेंट इतनी सेवा करे, उनका फिर बंटवारा कैसे करे। कोई एफपीओ जो है, जो अब एफपीओ को मतलब जो काफी इसमें आशाएं टिक गई है, और जो सरकार अभी भी जितने एफपीओ बना रही है, सुनने में आ रहा है बहुत 10,000 एफपीओ बनाएगी और बहुत बड़ा फाइनेंसिंग करेगी, और ये एफपीओ जो आपस में जाएंगे वो खुद ही मार्केटिंग करेंगे। ये जो करार और ये अपना ये पहला जो उपज व्यापार वाला जो पहला जो कानून बना, वो एफपीओ को बहुत हेल्प कर रहा है। और ये एफपीओ जब किसानों के साथ मिलकर काम करेंगे, बड़ी बड़ी का प्रोसेसिंग यूनिट बनेगी। रतलाम वाले तो बहुत, हमारे ये जो हरिराम शाह जी है, ये बहुत जबरदस्त के इनके क्षेत्र में काम होता है इस टाइप का। ये किसानों ने मिलकर कोऑपरेटिव रूप में एफपीओ बन के बहुत बड़ा काम करे रतलाम में, तो वो और भीतर समझते हो, समझा भी पाएंगे। तो यादव जी जो किस प्रकार से कह रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी ये नई एक पूरा भारत में एक नई चीज आ रही है एग्रीकल्चर में, गजब का वो रिवोल्यूशन आ रहा है। मतलब जो पहले हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, मगर ये बहुत अलग का रिवोल्यूशन आ रहा है। अब इसको समझाने वाला, समझने वाला, उसको और दिल से काम करने वाला जैसे यादव जी बैठे हैं, तो वो एक्चुअली एफपीओ बहुत ही किसानों को सकारात्मक रूप से बहुत उनको लाभ भी देगा, उनको आपस में जोड़ के भी रखेगा और उनको व्यापार करने के लिए आगे ले आएगा। ये किसान, अब कहते हैं ना, किसान मालिक कब बनेगा, जब व्यापार का ये मिलके जब काम करेंगे ना साहब, तो बहुत बड़ा व्यापार होगा और इनके पास इतनी बड़ी शक्ति होगी। ये चाहे जिस प्रकार का व्यापार, ये इसके साथ साथ दूसरे व्यापार भी करेंगे, किसान खुद समृद्ध भी होगा। तो जब तक कहते हैं जब तक व्यापारी कैसे बनेगा, तो ऐसे मिलके व्यापार बनेगा, तो ये वाला होगा। तो ये इससे बहुत फायदे हैं। ये सब ये चीजें ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जो हम कह रहे हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, संवर्धन एफपीओ जो है, ये बहुत आपस में लिंक है ये, पर इसको समझने और समझाने वाला है। और यादव जी जैसे लोग जब आगे बढ़ के काम करेंगे, जब लमसम अच्छा काम होगा, तो वे मतलब काफी काम होगा, तो बहुत बड़ा प्रेरकता से साथ लोगों को मिलेगा, और इसमें वो लोगों को जुड़ने का प्रयास करेंगे और बहुत काम होगा। दूसरा बात, तीसरी एमएसपी वाली जो बात आई थी, वो एमएसपी जो मेरा विचार है, एमएसपी वाला जो समर्थन, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, ये क्या है, तो मेरी बात है कि साहब ये बहुत बड़ा एक ये आप डॉक्टर यादव जी बैठे हैं और हमारे किसान मित्र बैठे, ये एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा। मेरा विचार जो है कि ये एमएसपी क्या मांग और पूर्ति का रहता है, मांग और पूर्ति जब गड़बड़ जाती है तो किसान आंदोलित हो जाता है, एमएसपी पे चिल्ला चोट होती है, मक्का नहीं खरीद रहा, कहीं बिहार मक्का नहीं खरीदा, कहीं यूपी में नहीं खरीदा, होशंगाबाद में करा, कहीं सरप्लस हो गया, कहीं बाजरा कहीं बहुत जगह ज्यादा हो गया, उधर कम हो गया। तो ये इस पे एमएसपी तो क्या है साहब, एमएसपी की स्थिति कभी गवर्नमेंट के ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट को कभी खरीदने की जरूरत नहीं पड़े, इस प्रकार का तालमेल बिठाना चाहिए। हमने यादव जी बहुत बेहतर समझ पाएंगे और 2-4 फार्मर समझ जाएंगे कि क्लाइमेटिक जो जोन होते हैं, वो उनको सबको एक सीमा बांध देना चाहिए कि भैया ये एरिया वाला है, इतना प्रोडक्शन करेगा, आपसे आप इतना करेंगे, इतना का। ये सरप्लस वाली स्थिति नहीं है, ये सरप्लस बन जाता है जब माथापुरी ज्यादा शुरू हो जाती है। आपने देखो ना, कभी कभी प्याज की स्थिति है, जब कम हो जाता है, ऑटोमेटिक इतने अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है फार्मर्सों को आलू में, उनमें कि उनको एमएसपी की तरफ जाना भी जरूरत नहीं पड़ती। तो एक पैटर्न बना दिया जाए कि भैया कि बहुत बड़ा पैटर्न जिस प्रकार बनाते हैं गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर आज के डेट में उतना आधार जैसा हो गया कि हर फार्मरों का अपडेट ले ले और इतना एरिया सबको कैलकुलेट कर दे कि जिस सरप्लस नहीं आया। पर सरप्लस जब आ जाता है तो माथापड़ी आंदोलन सब शुरू हो जाते हैं एक साथ, सरप्लस की स्थिति नहीं हुए, बहुत दिक्कत आती है। सरप्लस जब बन जाता है आलू टमाटर में, तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब होती है यहाँ पे। तो एमएसपी शायद मनीष जी की आवाज नहीं आ रही। मैं
हरिराम पुनीत शाह जी जी। को अनुरोध करूंगा कि कृपया उनका माइक अनम्यूट कर दिया जाए। और जैसा कि मनीष जी ने कई बार आपका नाम भी लिया, जिक्र किया, तो मैं एक प्रश्न भी है, मैं अनुरोध करूंगा, एक प्रश्न भी है मेरा, और आप अपने उद्बोधन में मेरे प्रश्न का उत्तर भी अगर दे दें तो अच्छा रहेगा। कि हम बरसों सुनते आ रहे हैं कि किसानों की दुर्दशा, किसानों की समस्या इत्यादि इत्यादि, और ये इतना ज्यादा सुनाई पड़ता है कि शायद आज के युवा किसी भी हालत में कृषि को अपने विकल्प के तौर पर नहीं चुनना चाहते हैं। जब देश की अर्थव्यवस्था हम जानते हैं कि इतना बड़ा योगदान कृषि का है, तो ये बात और भी गंभीर हो जाती है। और क्या आप कृषि को एक गर्व के विषय में नहीं देखते हैं? हरिराम जी, कृपया इसके बारे में अपने विचार रखें, जी और जो आपको कुछ कहना उसके बारे में भी कहें। जी जी, सबसे पहले मैं मनीष जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, उनसे मेरी बात भी होती रहती है। वो कृषि के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और पत्रिका के माध्यम से लोगों को बताने का भी काम करते हैं। यादव जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एफपीओ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। पिछले 5 वर्षों से मैं भी एक एफपीओ चला रहा हूँ, इसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि किसानों में अवेयरनेस के कारण, मतलब किसानों को एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, उसके कारण उनकी उपज का उनको सही दाम नहीं मिल पाता है। और कहीं न कहीं जब वो फार्मिंग करते हैं, तो फार्मिंग में भी उनको सही ज्ञान ना होने की वजह से खाद कितना डालना चाहिए, दवाई कितनी स्प्रे करना चाहिए, किस समय बोना चाहिए, कौन-सी फसल बोना चाहिए, इस जानकारी के अभाव में भी किसान कई बार परेशान हो जाता है और वो सही तरीके से अपनी फसल का उत्पादन नहीं ले पाता है। दूसरा मेरा कहना है कि किसान उत्पादन तो कर लेता है, जैसा कि अभी मनीष जी बता रहे थे कि किसान अपना उत्पादन तो कर लेता है, पर उसको मार्केट नहीं मिल पाता, उसकी वजह से भी उसको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो एफपीओ के माध्यम से हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों से, जैसे यादव जी ने बताया कि छोटे और मझले किसानों को जोड़ के हमने, जो जिनके पास में 1 एकड़ ज़मीन है, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ ज़मीन है, इनके ऐसे किसानों को हमने उसमें लेके इस तरह की मार्केटिंग को शुरू किया है। और हमने जो एफपीओ बनाया है, उसके माध्यम से हमारे करीब 4000 किसान एफपीओ में जुड़े हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा उसमें 3000 किसान तो करीब हमारे बहुत छोटे किसान हैं, जो वास्तव में जैसे अपनी उपज को लेकर ट्राली में या उसमें लेके मंडी में नहीं जा पाते हैं। तो उनके लिए हमने कलेक्शन सेंटर लगाए हैं 4-5 गाँव के बीच में, और वहाँ से उनकी उपज को हम खरीदते हैं, क्वालिटी मेंटेन करते हैं और उसको ले जाकर फिर बड़े मार्केट में बेचते हैं। तो इस तरह का काम हमारा हो रहा है। और दूसरा, हमारे रतलाम जिले में जो हमारा आलोट वाला क्षेत्र है, उधर हमारे ऑरेंज की खेती भी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। तो 2 साल से हमने ऑरेंज का भी काम किया था। और मैं बता दूँ कि मैं दिल्ली भी वर्ल्ड फूड इंडिया में आया था और बॉम्बे भी वर्ल्ड फूड इंडिया में गया था, तो वहाँ से कई सारे बड़े बायर को लेकर हम आए थे। और एफपीओ के माध्यम से, जैसे बिग बास्केट है, ऐसे कई व्यापारियों को हमने जोड़ने का काम किया है। जैसे आपकी बॉम्बे में बहुत बड़ी मंडी है वाशी में, वहाँ भी हमारा माल यहाँ से जाता है। जैसे मेथी हमारे यहाँ बहुत अच्छे मतलब बहुत बड़े बहुतायत में होती है, तो मेथी की मार्केटिंग भी हम लोग करते हैं। और गेहूँ का जो एक लोकवन वैरायटी आती है और एक सुजाता के नाम से हमारे यहाँ वैरायटी आती है, उसको हम शॉर्टिंग करके फिर मालवा फ्रेश के ब्रांड से हम लोग बेचने का काम करते हैं। तो हमने यहाँ पर ग्रेडिंग मशीन भी हमारी और शॉर्टिंग मशीन भी है। और एक आलोट क्षेत्र में हम ऑरेंज का पल्प बनाने का प्लांट भी डालना चाह रहे हैं, जिसकी हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो रही है। तो इस तरह से जो काम करना चाहते हैं किसानों के बीच में, और जैसा कि अभी बात हो रही थी बिल को लेकर, तीनों बिल के बारे में मनीष जी ने बहुत अच्छे से बताया, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि एक ही विषय को करेंगे तो फिर ज़्यादा समय हो जाएगा। तो बिल हमारे बहुत अच्छे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और वास्तव में जो उसकी भाषा है थोड़ी टिपिकल है, किसानों को समझने में उसका समय लगेगा, पर धीरे-धीरे जब वो कार्य में आएगी तो निश्चित रूप से किसानों को उसका फायदा होने लग जाएगा। जैसे एमएसपी की बात अभी हो रही थी, तो मैं कहना चाहूँगा कि पिछली सरकारों में जब गेहूँ का रेट 1100 साढ़े 1100 रेट हुआ करता था, जयपुर में हमने एक गेहूँ की उत्पादन की लागत का मूल्य निर्धारण करने के लिए एक बहुत बड़ी 3 दिवसीय वहाँ पर कार्यशाला आयोजित की थी जयपुर में, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। तो मैं उस समय गेहूँ की उत्पादन की लागत का मूल्य निर्धारण कैसे हो, इस तरह से मैं 3 तरह का वहाँ पर एक फॉर्मेट बनाकर ले गया था। ये नहर से गेहूँ की उत्पादन होती है, तो उसकी लागत करीब 1300-1400 रुपए आ रही थी। उसके बाद में हम जब ट्यूबवेल से इलेक्ट्रिक से हम सिंचाई करते हैं, तो उसमें करीब 1700-1800 रुपए की लागत आ रही थी। और उसके बाद जब हम जनरेटर से उत्पादन करते हैं, जब बिजली की व्यवस्था नहीं होती और जनरेटर से गेहूँ का उत्पादन करते हैं, तो उसमें 1 क्विंटल की लागत जो है वो 2200-2300 रुपए के करीब आ रही थी। और उस समय समर्थन मूल्य जो है, यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उस समय 1150 या 1200 रुपए का एमएसपी हमको दिया जाता था।
तो उन्हीं के बराबर था। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसान खेती करता है तो वो अपनी लागत को नहीं जोड़ता है, लगाया जाता है, मतलब ना तो वो अपनी मेहनत को जोड़ता है, न जो अपनी जो जमीन होती है, बाप दादा की पुरखों की जो जमीन होती है, ना उसकी कोई वैल्यू होती है। तो मैंने वो सारी चीजें उसमें, जो जमीन का जो एक लीज रेंट होता है वो जोड़ा था हमने, हमारी जो खुद की मेहनत होती है वो जोड़ा था, और कितनी बार 4-5 बार सिंचाई होती है वो जोड़ा था, और उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग, बीमा, ये वो सब मिला के इस तरह से मैंने गेहूं की लागत का मैंने निर्धारण किया था। और जब तक किसान इस चीज को नहीं समझेगा तब तक किसान का भला कभी हो नहीं सकता। सरकारें अपना काम करती है, और मैं तो मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री यशस्वी हमारे शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने हमेशा किसानों के लिए सोचा है। और मैं तो ये कहूंगा कि गेहूं का समर्थन मूल्य तो केंद्र एमएसपी केंद्र तय करती है, पर हमारे यहाँ पर जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर थे पिछली सरकारों में, तो उन्होंने उस समय बोनस देने का काम किया, जो पूरे भारत में कहीं भी बोनस का काम नहीं था, यहाँ पर मध्य प्रदेश में बोनस देने का काम किया है। जब किसान गेहूं बेच चुके थे, जैसा कि मनीष जी ने बताया कि समर्थन मूल्य पर अगर सरकार नहीं खरीद पाती है तो व्यापारियों को बोला था कि समर्थन मूल्य से नीचे आप नहीं खरीदें। उसके बाद किसान मंडी का बिल लेकर आता था और उसके ऊपर भी उसको बोनस देने का काम किया जाता था। तो मेरा निवेदन यहाँ पर सभी किसान बंधु जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे सबसे निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र में जाएं और किसानों को एक नई तकनीक, जैसे हम जैविक की बात करते हैं, क्योंकि पंजाब की हालत रासायनिक से खराब हो चुकी है। हम पढ़ते हैं कि वहां पर कैंसर के बहुत सारे मरीज हो चुके हैं, और हमने यहाँ पर जो एपीओ के माध्यम से, मेरा जो मेन मकसद है, धीरे धीरे हम सब लोग, जैसे किसी के पास में 10 बीघा जमीन है तो उसको हम 1 बीघा जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उसमें हमको सफलता मिल रही है। और मैंने करीब करीब हमारे जो 4000 किसान है, या मेरे गांव में भी बहुत बड़े बड़े किसान है, सबको मैंने वर्मी कंपोस्ट के लिए प्रोत्साहित किया, और निश्चित रूप से उन्होंने हर किसान के यहाँ पर गाय होती, बैल होता है, भैंस होती है, तो हम गोबर को जब गड्ढे में डाल देते हैं तो उसका सही सदुपयोग नहीं हो पाता है, तो हमने वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से उसको करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो फलों की खेती होती है, जैसे वीएनआर होता है, ऑरेंज होता है, अंगूर होता है, उसमें वर्मी कंपोस्ट जो है, वर्मी वाश और वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होता है। और धीरे धीरे हम लोग जैविक पर आ रहे हैं, रासायनिक को कम करके हम जैविक की तरफ आ रहे हैं। और एक और निवेदन करना चाहूंगा कि हमने एक अभी बायोगैस का प्लांट लगाने का भी प्रावधान किया है, उसको भी हम अभी मूर्त रूप में ला रहे हैं। मैं पिपलोदा तहसील का निवासी हूँ, और प्रत्येक तहसील में एक बायोगैस प्लांट डलना है, उसके लिए भी हम प्रयासरत है। और जो नेपियर घास होती है, नेपियर ग्रास जो होती है, और उसके माध्यम से गैस बनेगी, और उसका जो वेस्टेज निकलेगा वो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक रहेगा। तो हमारा लक्ष्य यही है कि गैस से हमारी जो गाड़ियां हैं, भारत सरकार भी चाह रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें ज्यादा हो रही है, इसको कम करते हुए हम गैस पर आए। बहुत सारी गाड़ियां सीएनजी से चालू हो गई है, गैस से चालू हो गई है, तो बायोगैस इसमें काम आएगी, और जो उसका जो वेस्टेज निकलेगा वो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक रहेगा, और वो हम किसानों को सप्लाई करेंगे। तो इस तरह का भी हमारा बहुत बड़ा प्लान यहाँ पर चल रहा है। पिपलोदा तहसील में 50 करोड़ का प्लांट हम मालवा फ्रेश एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से डालने जा रहे हैं। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है, और जमीन भी हमने खरीद ली है, हमारा एनए वगैरह, डाइवर्शन वगैरह सब हो चुका है। तो इस तरह के भी काम हम जब किसानों के माध्यम से करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। किसान वर्षों से, या 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से खेती करता आ रहा है, और आज हम ये देखते हैं कि वह कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज में डूबने का कारण ये है कि किसानों में अवेयरनेस नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि हम लोग जब बड़े बड़े सेमिनार आयोजित करते हैं, उसमें कई सारे वैज्ञानिकों को बुलवाते हैं, कई सारे जो अच्छे तकनीकी, नई तकनीकी वाले जो वैज्ञानिक रहते हैं उनको भी बुलवाते हैं, पर किसान जब वो पोस्टर, जो भी हम पैम्पलेट वगैरह देते हैं, उसको ले जाके घर में ले जाकर रख देते हैं, ना तो उसको पढ़ते हैं, ना उसको कार्य में लाते हैं। तो हम लोगों ने हमारे मालवा फ्रेश एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से हमारे करीब 100 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स की हम ट्रेनिंग कराते हैं। हमारे यहाँ पर एक रप्को का बहुत बड़ा जीवीटी यहाँ पर है, वहाँ पर हम ट्रेनिंग कराते हैं। रतला में भी ट्रेनिंग होती है, और केवीके जो हमारे कालूखेड़ा में है, केवीके में भी ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ पर समय समय पर हम किसानों की ट्रेनिंग भी करवाते हैं, और जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग करवाते हैं, और वो किसानों में जाकर इस तरह की बात बताते हैं। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे किसानों में अवेयरनेस आ रही है, और वो एक नई तकनीकी की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पर लहसुन का, गार्लिक का और ओनियन का बहुत बड़ा हब है। अभी जैसे मनीष जी बता रहे थे कि प्याज के रेट जब कम हो जाते हैं तो लोग सड़कों पर फेंक देते हैं, टमाटर के रेट कम हो जाते हैं तो सड़कों पर फेंक देते हैं। तो निश्चित रूप से ये समस्या हमारे बीच में आती है।
पर मतलब ये भी देखने में आता है कि जब अच्छे रेट हो जाते हैं, और इस बार तो प्याज के बहुत अच्छे रेट मिले हैं, लहसुन के भी बहुत अच्छे रेट मिले हैं। हमारे रतलाम जिले में करीब एक किसान के पास में हजार कुंटल प्याज, और करीब जो बड़े किसान है 50 बीघा 100 बीघा के, उन्होंने प्याज भी खरीद के स्टोरेज किया है, और लहसुन को भी उन्होंने काफी समय तक रोका है। तो लहसुन के भी बहुत अच्छे रेट मिले हैं और प्याज के भी बहुत रेट अच्छे मिले हैं। तो कहने का मतलब यही होता है कि जब ऊंचे रेट हो जाते हैं तो किसान भी लालच में रह जाता है कि भाई और अच्छे रेट आएंगे। जब प्याज के रेट हमारे यहाँ पर 70 रुपए के करीब बिक गया था, उस समय लोगों की मंशा थी कि 100 रुपए पे जाएगा। मैंने कई लोगों से अनुरोध किया जिनके पास में हजार कुंटल प्याज पड़ा था, मैंने उनसे कहा कि भाई आप थोड़ा थोड़ा करके इसको निकालें, अगर आपके पास में 1000 कुंटल है तो 500 कुंटल बेचें, आपको दोनों तरह का रेट मिल जाएगा। पर बहुत सारे किसान मान जाते हैं, बहुत सारे नहीं मानते हैं। उसके कारण भी किसानों की जो एक दुर्गति होती है, उसके पीछे भी यह कारण है। और मेरा एक और मानना है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड, जो हमारी अटल जी की सरकार थी तत्कालीन, उस समय किसान क्रेडिट कार्ड जो लागू हुआ था, उसके माध्यम से भी किसानों में बहुत मतलब मैं कह रहा हूँ कि किसान क्रेडिट के माध्यम से किसानों में बहुत समृद्धि आई है। किसानों ने वो पैसा लेकर अपने खेत के सुधार के लिए, अपने ट्यूबवेल के लिए, अपने जो खेती के सुधार में काम आते हैं, अपने जो कृषि औजार होते हैं उसको सदुपयोग करने का काम किया है। और अब तो किसान क्रेडिट की लिमिट भी काफी बढ़ चुकी है। जब किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था, उसके पहले जब हम साहूकारों के यहाँ पर जाते थे तो 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए सैकड़े का पैसा लेना पड़ता था, क्योंकि काम करने के लिए पैसा तो चाहिए। आज हम बैंक में जाते हैं पावती लेकर, और वहां से पैसा लेकर आ जाते हैं। और कई बार तो बैंक वाले प्रति 6 महीने में एक बार रबी और खरीफ का जो पलटा करते हैं, उसमें ब्याज लेके पलटा कर देते हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा जब से लागू हुई है, हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा को भी इस एफपीओ के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का काम किया है। और मैं अभी बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश में करीब 3200 करोड़ रुपए फसल बीमा के नाम से हमको मिले हैं। जो खरीफ की जो हमारी फसल थी, सोयाबीन की पिछले वर्ष की, जो बीच में जो 15-16 महीने जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो नहीं दे पाई, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का जो प्रदेश का जो अंश होता है फसल बीमा का, वो जमा नहीं किया था। और वापस जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है शिवराज सिंह जी की, उन्होंने प्रदेश का जो अंश है वो जमा कराया, और 3200 करोड़ रुपए के करीब किसानों को उनके खातों में आ चुका है। मैं मेरे खाते में, मतलब मैं करीब 125 बीघा जमीन मेरे पास में है, करीब 4 लाख रुपए हमारे फसल बीमा के नाम से आए हैं। तो एक बहुत बड़ी सौगात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, केवल कृषि को ही नहीं, कृषि को तो उन्होंने बहुत कुछ दिया है। और ये जो तीनों बिल की मैंने भी बहुत अच्छे से स्टडी की है, निश्चित रूप से इससे किसानों को आने वाले समय में बहुत फायदा होगा। और मैं तो ये कहूंगा कि हमने जब एफपीओ बनाया था, उसमें जो एफपीओ की जो पॉलिसी थी, सर बैठे हैं यादव जी, इनको जानकारी होगी, जब मंडी का लाइसेंस हम लेने जाते थे तो एफपीओ की प्रोसेस में और एक पर्टिकुलर व्यापारी की प्रोसेस में कोई अंतर नहीं था। हमको भी वही व्यापारी एसोसिएशन से मिलकर हमको प्रतिपूर्ति जमा करानी पड़ती थी। मंडी में जो टैक्स लगता था वो व्यापारी को लगता था, वही एफपीओ को लगता था। इसी तरह से हमने फूड का लाइसेंस लिया था, हमने शीट का लाइसेंस लिया। तो सारी जो प्रक्रिया थी, एक पर्टिकुलर व्यापारी और एफपीओ में कोई अंतर नहीं था। और बीच में अभी मैंने जैसे सुबह भी बताया था कि मेरी नरेंद्र सिंह जी तोमर जो हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से भी वे जानते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरी उनसे चर्चा हुई थी एफपीओ को लेके, तो मैंने सारी चीजें उनको बताई थी। और उन्होंने कहा था कि हम 10,000 एफपीओ पूरे भारत में बनाने जा रहे हैं। तो मैंने उनको बधाई भी दी थी कि सर इस तरह का अगर हो गया है तो निश्चित रूप से कृषि में क्रांति आ जाएगी और किसानों के वारे न्यारे हो जाएंगे। तो उसमें जो समस्याएं थी, जो उसमें चैलेंजेस थे, वो भी मैंने उनको राइटिंग में लिख कर दिए हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि वह सारे जो चैलेंजेस थे वो सारे उन्होंने नई पॉलिसी में शामिल कर लिए गए हैं। मुझे यह भी पता लग गया है और उनसे मेरी बात भी हो चुकी। भोपाल भी मैं गया था तो 1 घंटे तक उनसे अलग से मेरी बैठकर मीटिंग हुई थी। और निश्चित रूप से जब ये एफपीओ 10,000 एफपीओ मतलब पूरे भारत में बन जाएंगे, छोटे छोटे एफपीओ बन जाएंगे, तो जो छोटे और मझले किसान हैं, बड़े किसानों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु छोटे और मझले किसान हैं जिनको आवश्यकता होती है, बीच में भी कभी उनको पैसों की जरूरत लगती है, तो हम एफपीओ के माध्यम से उनको लोन भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे यादव जी ने कहा था कि एसएफएससी के माध्यम से, एसएफएससी के माध्यम से हम लोग भी जुड़े थे और एसएफएससी वालों को बुलाकर हमने हमारे क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी करवाए थे, तो उनसे भी हमको काफी सारा सहयोग मिला है।
तो निश्चित रूप से जो 10,000 एफपीओ पूरे भारत में बनेंगे, 15 लाख रुपए एक एफपीओ को दे रहे हैं, प्रत्येक किसान 2,000 रुपए एक्टिविटी के लिए उनको मिलेंगे। तो निश्चित रूप से 18 लाख रुपए का एक पैकेज और उन्होंने किया है, क्योंकि एफपीओ को चलाने के लिए जब एफपीओ बनते हैं नए-नए, तो उनके पास में फंड की आवश्यकता होती है, और वो जब फंड नहीं होता है तो एफपीओ फिर वो मतलब काम नहीं कर पाते हैं। तो पहले भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 500-700 एफपीओ बने थे, परंतु बहुत कम एफपीओ ऐसे हैं जो चल रहे हैं। बाकी जो फंड के अभाव में या ज्ञान के अभाव में या उनको मार्गदर्शन के अभाव में वो नहीं चल पाते हैं। तो ये जो 18 लाख और 15 लाख रुपए जो भारत सरकार ने देने का काम किया है, निश्चित रूप से उससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। और मैं इस अवसर धन्यवाद पर हरिराम सभी जी। किसानों से माफ कीजिएगा, मैंने आपको बीच में टोका। दरअसल अभी हमें एक मैसेज मिला है कि शायद डॉक्टर साहब की कोई और व्यस्तताएं हैं, तो उन्हें कहीं जी जाना जी है। लेकिन जी डॉक्टर जी यादव आप जाएं, इससे पहले हमारे 2 छोटे-छोटे प्रश्न हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा अगर उसका हमें उत्तर मिल जाए। एक जी प्रश्न तो मेरा ये था सर कि अभी जैसे उत्पादन सरप्लस की बात हो रही है, तो एक मैसेज भी आया मेरे पास कि फसलों की रियल टाइम अपडेट के बारे में बात होती है। तो क्या हम कहीं से यह देख पाएं यदि कि किस फसल को कितने रकबे में बोया गया है? तो इससे क्या सरप्लस की समस्या का हल निकल सकता है और क्या इसका कोई अच्छा प्रावधान है? और दूसरा, आप इससे पहले कि जाएं, मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार या अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, वो जो विधेयक है उसके बारे में भी अगर बता पाएं तो फिर सर बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। पुनीत जी, सबसे पहले मैं आपसे ना सरप्लस की बात को बताना चाहूंगा, और हमने क्या अभिनव प्रयोग किए हैं सरप्लस को रोक, क्योंकि जैसे ही सरप्लस आ जाता है तो मार्केट में रेट डाउन हो जाते हैं। मैं ये अनुभव आपसे साझा करना चाहूंगा हरियाणा करनाल में। जैसे साहब एक एफपीओ चला रहे हैं, ऐसे ही हमने वहाँ एक एफपीओ वेजिटेबल को लेकर के डेवलप किया था, स्पेशली फॉर टमाटर के लिए। और वो ये था कि सारे किसान एक साथ टमाटर लगाते थे, एक साथ बाजार में आ जाता था तो भाव नहीं मिलता था। तो हमने, क्योंकि वो जो किसान जिनकी जो अनुभव है वो टमाटर लगाने के साथ है, तो उसको कैसे हटाया जाए, हमने सारे जो हमारे करीब 563 फार्मर थे एफपीओ के, उनके साथ हमने फार्म प्लानिंग करी कि आप अगर सबका एक साथ मंडी में आ जाएगा, बाजार में आ जाएगा, तो आपको प्राइस नहीं मिलेगा। तो हमने उनका एक फार्म प्लानिंग कराई कि 1 महीने पहले से उनकी जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं टमाटर की पौध की, तो एक महीने का उसमें इंटरवल कराया गया। अगर मान लीजिए मैं 2 एकड़ में टमाटर लगा रहा हूं, तो हमने उस पूरे जमीन को बांट दिया कि आप 1 हफ्ते बाद लगाएंगे, नेक्स्ट में इतने लगाएंगे। तो वो एक स्टैगर्ड तरीके से जब हमने प्लानिंग करी, तो जो मार्केट में सरप्लस आ रहा था, एक तो हमने उसको रोक दिया। दूसरा, मुझे ये पता था कि नेक्स्ट वीक में मेरा कितना टमाटर आने पा रहा है, कि क्योंकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड था कि कितने लोगों ने टमाटर लगाया है। तो एफपीओ के जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनके साथ मिलकर पहले ही हमने प्लानिंग कर दी थी कि इस पीरियड में ये आने वाला है, तो हमने पहले ही बायर से बात करी गई। होता क्या है कि अभी भी हमारे जो एफपीओ बन तो रहे हैं, लेकिन जैसे शाह साहब बड़ा अच्छे तरीके से, ये तो बड़े कृषक है, इन्होंने छोटे किसानों को अपने साथ जोड़ा है और सबको नैया पार कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन हमारा ये मानना है कि एफपीओ तभी अच्छा चल पाएगा जब उसमें कोई कुशल प्रबंधक होगा। अगर उसकी जानकारी अगर अच्छी होगी तभी वो आगे ला पाएगा। दूसरा, हमने क्या किया, एक तो हमने उनकी स्टेगर कर दिया कि उनके जो फार्म था उनको भाई आपको ऐसे-ऐसे करना है, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपको मार्केट नहीं मिल सकता, आपको भाव अच्छा नहीं मिलेगा। उसका एक फायदा हुआ। दूसरा, हमारे हर एक एफपीओ के पास नियर बाई मंडी के मैसेज देते थे हम कि क्या भाव चल रहा है। सो दे वर एक्सेसिबल टू गेट द इंफॉर्मेशन। सॉरी, मैंने थोड़ा इंग्लिश में बोल दिया कि उनको पता होता था कि ये रोहतक की मंडी में ये भाव चल रहा है, दिल्ली की मंडी में ये भाव चल रहा है और चंडीगढ़ की मंडी में ये भाव चल रहा है। उसी हिसाब से वो प्लान करते थे। तो जब तक हमें मार्केट के नब्ज नहीं हमारे पास होगी, एक पे ही हम आधारित रहेंगे, तो हम शायद भला नहीं कर पाएंगे। ये तो सरप्लस के बारे में था। दूसरा, जो कृषि विधेयक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ ये कहना चाहूंगा कि हमारे किसान भाई समझते हैं कि अगर बाजार में इफको का खाद नहीं है तो दूसरे खादों की दाम बढ़ जाती है। उसी तरह से मैं ये कहूंगा कि अगर एमएसपी हट जाएगी तो दूसरों की क्या व्यवस्था होगी, इसलिए एमएसपी रखना जरूरी होगा किसान के हित के लिए। क्योंकि एमएसपी से कम किसान को ये भरोसा है कि मेरा इससे नीचे तो नहीं माल बिकेगा, भले ही बेचने न जाए।
तो एक भरोसा करने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है कि सभी इस पे विचार कर रहे हैं और आने वाले समय में सभी, क्योंकि नया प्रयोग नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे, और नए प्रयोग करने में कुछ परेशानियाँ ज़रूर आती हैं, और जब परेशानियाँ आती हैं धीरे-धीरे से वो हल होती हैं और हम उसको आगे बढ़ जाते हैं। मैं मनीष जी का एक छोटा-सा उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि वो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, समाचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके माध्यम से यही कहूँगा कि अगर वो हम सही जानकारी किसान के पास पहुँचा देते हैं, तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम सही जानकारी किसान तक पहुँचा दें। तो मुझे लगता है कि भावना साहब बहुत अच्छी जानकारी पहुँचा रहे होंगे। कभी मैं इंदौर आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। पुनीत जी, अगर किसी का कोई सवाल हो, तो मुझे अच्छा लगेगा। और एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगा, जो प्रोडक्शन से, क्योंकि अगर हम देखते हैं शहरों में बैठे हुए लोग हैं, हम सब लोग लॉकडाउन में देखा कि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत हो रही थी। लेकिन हमारा किसान भटका हुआ था, अगर उसको दवाई लेनी है या खाद लेना है, कहाँ जाए? बीज लेना है तो कहाँ जाए? तो उसको तो ऑनलाइन कोई व्यवस्था है ही नहीं। लेकिन मैं जो भी हमारे किसान भाई और जो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के जो थी कि डिजिटल इंडिया बढ़े, उसपे हमारे इफ़को ने किसानों के लिए ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने का एक व्यवस्था की गई है। किसान अपने घर से बैठ कर के अपने ऑनलाइन माँग कर सकते हैं, सब्सिडी वाले प्रोडक्ट को छोड़ कर के। तो मुझे लगता है कि इफ़को ने एक अभिनव प्रयोग किया है जो किसानों के हित में, और हमेशा हम किसानों के लिए नई-नई चीज़ें हम करते रहते हैं। पुनीत जी, मैं बस आपसे विदा लेना चाहूँगा, और आप सभी पैनलिस्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबसे, हो सकता है मैं रतलाम में आकर के आपसे मिलूँ हरिराम जी। जी बिल्कुल सर, मैं मोस्ट वेलकम। मैं मुझे आपसे बहुत सारी जानकारियां भी लेनी है, और मुझे आपका नंबर मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। हाँ, हम चाहें तो पुनीत जी मैं नंबर दे दूँ? आप नंबर अपना दे सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज कर दिएगा, मैं हरिराम जी तक पहुंचा दूंगा। जी जी आपका नहीं, जी जी बिल्कुल आपके बिल्कुल। पास नंबर है, वो आप शेयर कर दीजिएगा, है ना? जी ठीक जी है। ठीक है सर। ओके, धन्यवाद थैंक डॉक्टर यू। साहब महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं इस परिचर्चा में, और जैसा कि आज का विषय ही है खेत खलिहान और कृषकों से ज्ञान, और 150वां एपिसोड है हमारा, तो कृषक भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं। और डिजिटल इंडिया की यही सफलता है कि सारे लोग विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़े हुए हैं, और एक परिचर्चा को हम एक सजीव माध्यम से कर पा रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा, हरिद्वार पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, खुद एक किसान है, एक अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। तो मैं चाहूंगा हरिद्वार पांडे जी से अनुरोध करूंगा आपसे कि आप कृपया अपना अनुभव साझा करें, और कुछ और विशेष बात या कुछ प्रश्न है तो आप कृपया पूछें। हरिद्वार पांडे जी, मैं टीम से अनुरोध करूंगा हरिद्वार जी का माइक अनम्यूट कर दिया जाए कृपया। मोदी जी जब से आए हुए गद्दी पर बैठे हुए हैं, तब से हम लोग बहुत प्रोग्रेस किया है, बहुत हम लोग को खुशी है, बहुत सुख ले रहे हैं, हर चीज से सुख ले रहे हैं। हम लोग को किसी चीज की कमी नहीं है, सब चीज उपलब्ध है। बहुत विकास हम लोग किए हैं जब से गद्दी पर बैठे हैं मोदी जी, तब तक हम लोग को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। बस क्या कहें, सभी लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद हरिद्वार जी, और आपने काफी कम शब्दों में ही सब सार एक तरीके से समझा दिया है कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से सारी चीजें अच्छी हैं और आप संतुष्ट हैं, जो कि आपके शब्दों में भी झलक रहा है। नागेश मिश्रा जी शुरू से जुड़े हुए, उनसे हम बात नहीं कर पाए हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा टीम से कि नागेश मिश्रा जी का कृपया माइक अनम्यूट किया जाए, उन्हें फुल स्क्रीन पे लिया जाए, और आप कृपया अपने अनुभव साझा करें, और साथ ही कृषि विधेयक के बारे में कुछ कहना चाहते हैं उस पर भी अपने विचार रखें। नागेश जी। जी नमस्कार, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी, कृपया अपनी बात रखिए। हेलो जी जी नमस्कार। जी पहले तो मैं एमएसपी पर, जी आवाज आ रही है, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी नागेश। हेलो जी जी जी, तो पहले मैं एमएसपी के बारे में जो चल रहा है इस समय,
कुछ लोगों के अंदर भ्रांतियां चल रही हैं, उसके बारे में ये बताना चाहता हूं कि इससे तो किसानों का कोई नुकसान नहीं है एकदम। पहले भी किसानों का जो है खरीद होती थी, लेकिन जो दिक्कतें पहले भी आती थी उसमें बल्कि अब दिक्कतें कम आ रही हैं। पहले किसानों को महीनों 2-2 महीने लाइन लगा करके अनाज रख करके लाइन लगा करके बेचना पड़ता था। अब क्या है कि टोकन मिलता है, नंबर लगता है और उसके हिसाब से सबको डेट मिलती है और लोग जाकर के अपना अनाज बेचते हैं। दूसरी चीज ये है कि जहां तक सवाल ये है कि सबका एक ही साथ अगर अनाज पहुंच जाएगा तो दिक्कत तो आनी ही है। दूसरे जो दिक्कतें पहले आती थी वो आज भी हैं कि सबका सरकार नहीं खरीद कर सकती है एक साथ, उसके लिए बारी का इंतजार करना पड़ेगा। अब जिसको जरूरत है वो मार्केट में बेचने जाता है, तो जो व्यापारी हैं वो अपने हिसाब से कम दामों पर लेते हैं, उससे किसानों को दिक्कत आती है। तो इसमें कुछ सुधार की जरूरत है कि कुछ ऐसा जो है व्यवस्था बनाया जाए कि किसानों का जो है उससे कम पर कोई भी व्यापारी अनाज लेने न पाए। और उसके अलावा कुछ किसानों को भी अपने व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा अगर वो खुद जागरूक नहीं होंगे अपने लिए। जैसे हमारे यहाँ भी ये था कि 50 कुंटल से ऊपर एक खतौनी पर खरीदारी के लिए रोक लगी हुई थी, लेकिन किसान जाकर के मिले, उसके बाद जो है 75 कुंटल हुआ। फिर ये हुआ कि जो है किसानों का पूरा जितना भी होगा खरीदा जाएगा, उसमें किसी को कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। तो उसके लिए अपने लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। और साथ ही इसमें जो है किसानों को एक चीज और करने की जरूरत है कि एक ही चीज पर आधारित न रहें। जैसे जहां पर धान हो रहा है तो सारे लोग धान ही करते हैं, उसमें कई प्रकार के हम इस तरीके की फसलों का प्रयोग करें, कुछ जड़ी बूटियों का करें, कुछ बागवानी करें, कुछ अन्य धान में ही इस तरीके की करें। जैसे कि हमने 3-4 सालों से प्रयोग किया है एक काले चावल शुगर फ्री का। उसका इस समय इतना बढ़िया मार्केट है कि आपके यहाँ से 50 रुपए 60 रुपए किलो जो है धान आकर के खरीदारी हो रही है, बाहरी व्यापारी आकर के लेके जा रहे हैं। और इसमें अगर हमको ये छूट मिलता है कि हम अपने उत्पाद को कहीं भी ले जाके बेचें, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? इसमें तो और हमारे लिए अच्छा है। कहाँ से कोई किसानों को दिक्कत आ रही है, ये तो हमारे समझ से परे की बात है। और मूल रूप से यही है कि इसमें जो है और जो सुविधाएं मिल रही हैं इस समय, जैसे कि हम लोगों का विंध्य क्षेत्र है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था बहुत कम है। 90% छूट पर, 80% छूट पर किसानों का जिस हिसाब से उनकी जोत है उसके हिसाब से छूट पर स्प्रिंकलर उपलब्ध हो रहे हैं, ड्रिप उपलब्ध हो रहे हैं, पाइप उपलब्ध हो रहे हैं, उसका प्रयोग सारे लोग कर रहे हैं। बस इसमें केवल एक सुधार की जरूरत है, जैसे कि जो नियम है कि खाते में किसान के उसकी सब्सिडी जाती है, किसान पहले पूरा पैसा लगाता है एक बार, उसके बाद सब्सिडी आती है। तो जो किसान सक्षम पैसा पूरा लगा सकें एक बार, तो उनके लिए समस्या होती है और वो उसका लाभ नहीं ले पाते हैं व्यवस्था का। तो इस व्यवस्था के लिए इसमें सुधार की जरूरत है कि उनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था बने कि हमारे पास नहीं है कि हम जो है 1 लाख रुपया पूरा एक बार जमा कर सके, या 10 लाख जो भी उसका मूल्य है। छूट हमको बाद में मिलेगा उसका 80% 90%, लेकिन हम तत्काल नहीं जमा कर सकते हैं उसका। जैसे कि सोलर पर चल रहा है, पाइप पर चल रहा है, तो उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि हम जो है जितना छूट के बाद का जो मूल्य है उसको हम अदा करें और हमारा जो है चीज हमारे लिए उपलब्ध हो। धन्यवाद नागी। और उसके अलावा जो इसमें जरूरत है किसानों के लिए कि वो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग चीजों का उपयोग करें। एक ही साथ अगर हम बहुत ज्यादा धान ही कर लेंगे या किसी भी चीज की कर लेंगे जिसकी मांग जो है कम होगी, उत्पादन ज्यादा होगा, तो स्वाभाविक है कि उसका मूल्य जो है कम होना ही है।
ऐसे चीजों का हम उपयोग करें, ऐसी चीजों की खेती करें जिसकी की मांग ज्यादा हो, हमारा उत्पादन कम हो तो उसका हमको मूल्य ज्यादा मिलेगा। जैविक खेती का उपयोग करें जिससे कि हमारी जो है लागत कम आए। अब तो जब से मोदी जी आए हैं कई चीजें बहुत कम दामों पर जैविक की उपलब्ध हो रही हैं। डीकम्पोजर बनाने के लिए 20 रुपए का आता है इफ्को का, उसको लेकर के आप बनाएं, उसका खेतों में उपयोग करें। गोबर की खाद में उपयोग करें, उसका इतना ज्यादा जो है लाभ मिलता है कि मैं लगभग 2 सालों से उपयोग उसका कर रहा हूँ। उपज भी ज्यादा है, उपज की क्वालिटी भी ज्यादा मिलती है, रोग भी कम लगते हैं। तो इन सब चीजों पर अगर किसान आएंगे तो उनकी जो है निश्चित रूप से उत्पादन में लागत भी कम आएगी, उत्पादन भी बढ़ेगा और अलग अलग क्षेत्रों में अपने को अपनी खेती को वो जब करेंगे तो निश्चित रूप से उनको जो है अच्छा दाम मिलेगा। धन्यवाद नागेश जी, और आपके विचारों के लिए, साथ ही आपने जो सुझाव दिए उसके भी। शायद मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा मनीष जी से, आप कृपया अपना माइक अनम्यूट कर अपनी बात रखें। मनीष जी। हाँ जी, जैसा भी आवाज आ रही है सब? हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, आ रही है। जी जी, जैसा कि भी नागेश जी ने भी बताया और इसके पहले की भी कुछ वक्ताओं ने बताया कि जो अभी जो सबसे ज्यादा बात जो हो रही है, सबसे अभी वर्तमान इस परिस्थिति में बात जो हो रही है वो एमएसपी पे हो रही है। एमएसपी होना चाहिए और होना भी चाहिए खैर, पर मगर इसमें आज एक हम आपने किसी ने पढ़ा होगा, एक अच्छे राष्ट्रीय समाचार पत्र ने बहुत एक अच्छी बात बताई है कि एमएसपी अपन कर देते हैं, अपन एक चर्चा कर रहे हैं साहब इसमें ना, ये ऐसा मत नहीं है, हम चर्चा कर रहे हैं कि एमएसपी हम 2 या 3 जो फसल है उस पर हम तय कर देते हैं और उस पर कानून भी बना देते हैं। मान लो कानून भी बना दिया और उस पर खरीदना भी पड़ेगा आपको, किसानों व्यापारियों को। तो वो उनका एक सोचना हो रहा है कि एमएसपी 3 पे अपन तय कर देते हैं और इस पे खरीदी भी अब तय कर देते हैं, खरीदी भी तय कर दी, एमएसपी भी तय कर दी। तो ये पूरा एक बैलेंसिंग जो है क्रॉपिंग पैटर्न का बिगड़ने की भी बहुत बड़ी उम्मीद है। जैसे अभी धान के क्षेत्र में हो रहा है, धान का क्षेत्र बहुत बढ़ते जा रहा है, जब पानी नहीं वहां पे धान लग रहा है, वो गेहूं भी इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो एक इसमें एक बड़ी विशेषज्ञों से चर्चा करने की बहुत जरूरत है कि भैया आप एमएसपी लाएंगे, चलो ये राजनीतिक मुद्दा है, किसानों से जुड़ा हुआ भी है और अब इसको बड़े ये मुद्दे जो हैं ये बड़े बोलने में और सब में अलग बात है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से कितना ये फ्लेक्सिबल होगा ये बहुत देखने की बात है। क्योंकि क्रॉपिंग पैटर्न भी तो देखना पड़ेगा। एमएसपी अपने 3 में दे दी थी, धान चना गेहूं में दे दिया उन्होंने, है ना, और इस पे भी तय भी कर दिया, कानून में भी बना दिया, सब बना। तो पर इसमें अब कैसा होगा कि भैया सब पूरे भारत के अधिकांश किसान इस पे ये लगा देंगे, फिर जहां तक मैं मनीष जी की बात समझ पा रहा था, वो ये कहते हैं कि 3 जगह 3 फसलों पे दे दिया तो सारे भारत के किसान वही लगाना शुरू कर देंगे। फिर वही बात आ जाएगी जो हमारे मेहमानों ने कहा कि सब सरप्लस होने लगेगा तो फिर उसके दाम भी गिर जाएंगे। और गया मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए शुरू से, तो क्योंकि अब कार्यक्रम को हम समाप्ति की तरफ ले चल रहे हैं, तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा एक एक करके अपने कार्यक्रम को समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो गया मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ अपने अनुभव या कुछ जो किसान का बिल चल रहा है इसके ऊपर कुछ बात रखना चाहते हैं तो अपनी बात रखें और फिर हम इसको समाप्ति की तरफ ले चलेंगे। गया मिश्रा जी, इनका माइक अनम्यूट करें कृपया, गया जी का। जी अनम्यूट हो गया। गया मिश्रा जी अपनी बात रखिए। बहुत अच्छी चीज है और सरकार जो इस समय कर रही है किसानों के लिए बहुत अच्छी कर रही है। सरकार के पहले की सरकार से अब की सरकार में बहुत फर्क है। जो किसान भटक रहे थे अब किसान भटक नहीं रहे हैं, उनको सही समय पर बीज मिल रहा है, सही समय पर खाद मिल रहा है, सही लाइट मिल रही है जी। और किसानों को इस समय कोई भी समस्या नहीं। जैसे हम धान की खेती करते हैं, धान की पैदावार बड़ी अच्छी होती है, तो पहले था कि दर दर भटकना पड़ रहा था। अब सरकार जो है टोकन दे रही है, ऑनलाइन हो रहा है, धान ले जा रहे हैं, उसका सही खाते में पैसा आ जा रहा है। तो इसलिए अब जो है सरकार से मैं बहुत संतुष्ट हूँ
धन्यवाद। अब मैं जी धन्यवाद गया जी। और अब मैं हरिराम शाह जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी अपनी बात रखें, क्लोजिंग कमेंट्स रखना चाहें वो रख सकते हैं आप। कुछ अगर अभी लगता है कि आपको बिल के बारे में बात करनी है, जैसा मनीष जी ने शुरू में बताया था कि बिल के नाम बहुत बड़े बड़े हैं, जो कानून बना है उसके नाम बहुत बड़े हैं। तो अब मैं कानून का विशेषज्ञ नहीं हूं, बट हो सकता है उसका कुछ कानूनी पहलू हो, इसकी वजह से इतने लंबे नाम रखे गए जिसमें कुछ चीजें इंक्लूड करनी हो। तो हरिराम जी आप कृपया अपनी बात रखें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हरिराम जी। जी नमस्कार। बिल के बारे में मनीष जी ने बता ही दिया है, मैंने भी उसकी स्टडी करी है। तो जो बिल आया है वो किसानों के हित में है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि किसानों के आने वाले समय में वारे न्यारे होने वाले हैं। तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा। जब ये कार्यक्षेत्र में आएगा तो निश्चित रूप से उसमें किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। और जैसा कि बिल में कहा गया है कि अब हमें मंडी में अपने माल को ले जाने की आवश्यकता नहीं है, किसान कहीं भी ले जाकर इसको बेच सकता है। तो निश्चित रूप से किसान जो बड़े व्यापारी हैं और एफपीओ है, जो स्वयं सहायता समूह है, जिस जैसे जो कृषक उत्पादक संगठन, इस तरह के जो संगठन बने हुए हैं किसानों के, वो इसको ले जाकर कहीं भी बेच सकते हैं। उनको कोई परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सरकार ने जो गारंटी दी है कि किसानों का पैसा कहीं डूबने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ी बात इसमें बिल में कही गई है कि किसान अपना माल कहीं भी अगर बेचता है तो उसका पैसा डूबने जैसी कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि उसमें सजा का प्रावधान किया गया है व्यापारी के ऊपर। तो पहले किसानों का पैसा कई व्यापारी खा जाते थे मंडियों में भी, जैसे गार्लिक का है, ओनियन का है, गेहूं का है, उधारी पर लेकर उसको खा जाते थे या डूब जाता था। तो वो वैसी कंडीशन इस बिल के माध्यम से नहीं होगी। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो तीनों बिल हमारे हैं वो किसानों के हित में है। और जो आंदोलन हो रहा है उसके पीछे हम टीवी के माध्यम से भी देख रहे हैं। और उसके पीछे जिन लोगों का हाथ है, जो अलगाववादी हैं, जो भी मतलब जो कांग्रेस पार्टी है, जो सरकार को बदनाम करना चाह रही है, निश्चित रूप से वो बिल्कुल गलत है। और धीरे धीरे जो बेचारे जो भोले भाले किसान जो हैं, उन लोगों के बहकावे में आकर जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी आने वाले समय में समझ में आ जाएगा कि यह बिल जो है किसानों के लिए बहुत अच्छा बिल है। और मैं फिर से सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि सब इस बिल का समर्थन करें। और आज उज्जैन संभाग में हमारे मतलब भोपाल संभाग में और भोपाल और होशंगाबाद संभाग में और उज्जैन संभाग के सभी किसानों को वहां पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने संबोधित किया है। और इसी को लेकर बिल के समर्थन में आज बहुत बड़ी-बड़ी रैलियां मध्य प्रदेश में हर जगह हुई है। तो निश्चित रूप से बिल में बहुत सारा किसानों के लिए किया गया है और आने वाले समय में ये लोगों को समझ में आएगा और सब इसका समर्थन करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरिराम जी। अब मैं हाँ जी अपनी टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा सभी लोग को मेन स्क्रीन पे लें। जी मनीष जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। मनीष जी जी मेरा ये कहना है कि अभी जो सुधार करने वाले कृषि बिल जो आए हैं वो बड़े व्यापक परिवर्तन करने वाले बिल है। जिस प्रकार के अभी अपने हरिराम जी ने बताया, जो प्रोग्रेसिव फार्मर है ये बहुत अच्छी उन्नति के लिए और अब बेहतर कृषि को बहुत बेहतर समझते हैं। अब इस प्रकार के जो किसान है जो अपने प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है और जगह, इन लोगों का मैक्सिमम एक्सपीरियंस जो है, ये जो आज आपने ये कार्यक्रम आयोजित करा और उनके व्यू जाने गए, तो हम ऐसे किसानों को अधिक से अधिक सरकार को आगे लाना चाहिए इन लोगों को। और इनके क्या एक्चुअली में ये विश्वसनीय लोग है, ये कृषक समाज में इनका एक बहुत बड़ा एक विश्वसनीय व्यक्ति माने जाते हैं लोग, ये लोग। तो इन लोगों से बात करवानी चाहिए मेरे ख्याल से। अभी राजनीतिक लोग तो जो कर रहे हैं अलग अपने स्तर पर करियर, पर ऐसे लोग जो है ये लोग बेहतर से बेहतर समझा सकते हैं। तो इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनको आगे लाके अपनी बातें रखवाने के लिए मौका देना चाहिए, चाहे वो कौन सा भी मंच हो, वो शासकीय हो अशासकीय हो। तो इसको क्या तब जाके समझ पाएगा बेहतर से बेहतर। अभी जो मैं एक पत्रकार होने के नाते में बहुत समय से इस चीज को बहुत अच्छी माइंड, जिस दिन ये अधिसूचना जारी हुई थी ये, तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ इसको तीनों को। अभी तक मैं देख पाया हूँ कि जिनको बोलना चाहिए तो वो तो बोल नहीं रहे कोई आगे आगे, और जिनको नहीं बोलना वो तो आगे आगे बोल रहे। तो ऐसे लोगों को लाना चाहिए। जैसे भैया हमारे अभी जिस प्रकार से हरिराम साहब ने समझाया है, ऐसे बहुत सारे हमारे किसान मित्र बहुत है
जो बहुत जानते हैं, तो वो उन लोगों को भी ऐसा मौका देना चाहिए, एक टोलियां बनवाना चाहिए इन लोगों को, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी, जो अच्छी अच्छी बातें हैं तभी जाके मैसेज जाएगा कि अपने हित में है। तो नहीं तो क्या होगा कि इसका एक ही बात को लेके चल रहा है कि ये जो जमीनें खा जाएगी, एमएसपी नहीं आएगी, वो नहीं होगा। ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, या आप और हम सब समझते दुष्प्रचार है, तो होना नहीं, कोई प्रजातंत्र देश है, कोई किसी की जमीन नहीं खा सकता, कोई किसी का एमएसपी नहीं खाएगा, ये अपन सब जानते हैं। मगर ये दुष्प्रचार है, इसको बंद करने के लिए क्या ऐसे लोगों को आना चाहिए जो बेहतर समाज को, किसानों को समझा सकते हैं, उन लोगों का आश्वासन दिलाना चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों को आगे करना चाहिए। मेरा यही है, और यही बात जब आएगी ना तो बहुत इजी वे में काम होगा और अच्छे से काम होगा। ये मेरा आज कहना था जी। धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी। और अब इस कार्यक्रम को हम आज समाप्त करना चाहेंगे। और जिस प्रकार से आपने बोला, तो हमारा भी यही प्रयास है, नमो ऐप वर्चुअल मीट के माध्यम से हमारा 150वां एपिसोड है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, शीर्षक ही आज के कार्यक्रम का खेत खलिहान कृषकों से ज्ञान। तो हम भी कोशिश करेंगे कि आगे और ऐसे कार्यक्रम करें, और कृषक भाइयों से जुड़े, एफपीओ जो चला रहे हैं उनसे जुड़े, या और कृषि विशेषज्ञ उनसे जुड़े, और बिल के जो सकारात्मक पहलू हैं, क्योंकि नकारात्मक मुझे कुछ दिखा नहीं ना अभी सुनने में मिला जितनी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं, तो उस सकारात्मक पहलू को और सरल भाषा में, जाहिर सी बात सरल भाषा में कृषकों को समझाया जाए। जो आज का प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे दर्शक, मैं उनसे भी विशेषकर एक विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं, इसकी क्लिप्स भी हम डालेंगे, इसको भी आप अपने ग्रुप्स में जहां फॉरवर्ड करें, ताकि लोगों को पता चले कि इसके कितने लाभ हैं। और सरकार जो पिछले 6 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार थी, पिछला कार्यकाल हो या अब कार्यकाल हो, कितने आगे बढ़ी है और कितना फायदा हो रहा है। क्योंकि जैसे मैंने बड़े इजी शब्दों में सुना कि खेत खलिहान से जब हम कार्य में करते हैं और खाद के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती, सब इजीली हो जाता है। यूरिया नीम कोटिंग के बारे में आप सभी मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हो, मैंने सिर्फ तो समाचार पत्रों में पढ़ा है। और मनीष जी भी, आप भी एक अच्छा योगदान दे रहे हैं, समाचार पत्रों में आप लिख रहे हैं, भ्रांतियां दूर कर रहे हैं। तो मनीष जी, हरिराम जी, नागेश जी, गया जी, हरिद्वार जी, और अपने डॉक्टर साहब जुड़े हुए थे, और जिनका नाम अगर मैं भूल गया हूं तो मुझे माफ करिएगा। लेकिन जितने लोग भी जुड़े हुए हैं या जो भी जुड़े थे और चले गए हैं अपने कार्यों की व्यस्तताओं के कारण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर सार्थक चर्चा हुई। हमारी भी कोशिश रहेगी पूरी टीम की कि इसको और आगे बढ़ाएं और नए गेस्ट जोड़ें और इसके ऊपर एक सीरीज बनाएं, ताकि लोगों को पता चले कि ये बिल है क्या और इससे फायदा कितना हो रहा है और गलत फहमियां दूर हों। यही हमारा प्रयास रहेगा आप सभी के सहयोग से। तो आप सभी का आज की इस 150वें एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नमो ऐप में हमको जोड़ा। और प्ले स्टोर या फिर 1800-209-0920 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर आए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नया भारत बनाने का सपना लेकर के चलना। मुझे विश्वास है, अगर 125 करोड़ देशवासी एक कदम देश के लिए आगे चल पड़ेंगे, तो देश 125 करोड़ कदम आगे निकल